reason I'm telling you कि a lot of delay is coming. अच्छा, we are live then. ऑडियंस, मिसबा आजम इन नया दौर आज़ाद लबों के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट ज्वाइन कर रही हैं, मोहतरमा नादिया नकी साहिबा। आप लोग सब इनको देखते हैं न्यूज़ 1 टीवी के ऊपर, इनके तबसरे सुनते हैं, और आज इन्होंने, इनका फैमिली डे होता है लेकिन इन्होंने फिर भी अपना टाइम निकाला और हमें अपना वक्त इनायत किया। उसके साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त जनाब अवैस सलीम साहब हमारे साथ होंगे। तो आज इन दोनों से ज़रा कुछ गपशप लगेगी, और गपशप किस पे लगेगी, बहुत कुछ हो रहा है। नादिया हमें बताएंगी पाकिस्तान से वो चीज़ों को कैसे देख रही हैं, वहाँ पर जो इनसाइडर्स हैं उनके अकाउंट्स क्या हैं, जबकि अवैस सलीम साहब और मैं बैठकर उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उन्हें कहेंगे कि नहीं आप गलत हैं, वो तो ऐसे है, और फिर वो हमें डांटेंगी और बताएंगी कि सही दुनिया क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो बात हम लोग शुरू करना चाहेंगे नादिया, ये जो सडनली मोहब्बतें शुरू हो गई हैं भारत और पाकिस्तान में, मुझे तो इससे कुछ खौफ सा आता है हमेशा। ये एकदम से शुरू होता है और वो बस हर जगह पर मूवीज भी बनना शुरू हो जाती हैं, अमन की आशा शुरू हो जाती है, और लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, और जस्ट एकदम से हर चीज बैक टू स्क्वायर वन। सबसे पहले तो आप जरा हम सबको एजुकेट फरमाइए कि वहां पर बैठकर आप कैसे देख रही हैं इस सारी डेवलपमेंट्स को, क्या हो रहा है। और बार बार मैं ये सवाल लोगों से पूछ रहा हूं, और बहुत सारे हमारे ऑडियंस तो कुछ थक से भी गए होंगे कि क्या हो गया इस शख्स को, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं और ये जो है कॉन्स्टेंटली रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है। तो नादिया, जरा हमें आप समझाइए, आप पाकिस्तान से चीजों को कैसे देख रही हैं? ये थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी, एंड सलाम टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस। देखिए, जो मोहब्बतों का आपने जिक्र किया पाक भारत ताल्लुकात में, 2007 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो ये एक वाकई बड़े टफ फेज के अंदर आए हैं। लेकिन इस साल के फरवरी से वो जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कांटेक्ट हुआ, जिसके बाद सीज फायर हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उस कांटेक्ट पे ही सबको बड़ी हैरानगी थी कि हैं इतने आला सतह का कांटेक्ट हुआ, कुजा ये हालात थे कि एक दूसरे से बात नहीं करनी थी। और आपको मालूम होगा कि हमारी ऑडियंस को भी मालूम है कि वो जो कश्मीर के जो आर्टिकल 370 को जो एनेक्स किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ली थी। मौजूदा हुकूमत ने ये कहा कि जब तक इसको आप रिवर्स नहीं कर देते और जो कश्मीर है इंडियन ऑक्युपाइड, उसको वापस उसकी पुरानी पोजीशन में नहीं लेकर आ जाते, हम इंडिया से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे भी अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान के जो अवाम है, मैं फिर भी समझती हूँ कि पाकिस्तान में जरा कम वो हॉकिश बिहेवियर है जितना हम इंडियन मीडिया में भी देखते हैं और इंडियन अवाम में भी देखते हैं। आई टोटली मे बी रॉन्ग, बट यू नो, जिस पब्लिक में आई मूव अराउंड या हम वी कम अक्रॉस, हमने ये देखा है कि हाँ, भारत से हमारा जितने भी वो जो एक चप खलिश है या वो जो एक दुश्मनी वाला फैक्टर है, वो हम क्रिकेट में ही उसको सेटल करके बड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन जहां तक ये बात होती है कि जी हमें वीजा नहीं मिल रहे, तो मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी इतना कंप्लेन करते नजर आ रहे हों। या जिस तरह से अगर आप देखें कि इंडिया में पाकिस्तान के लिए अब जिस उनके मीडिया एक्चुअली वो नैरेटिव क्रिएट करता है, हमारे यहाँ मीडिया ने कभी भी इस तरह से वो बिहेवियर नहीं रखा है टुवर्ड्स इंडिया या टुवर्ड्स द इंडियन पॉपुलेशन। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमने हमेशा वो कदम बढ़ाए हैं, वो आवाज उठाई है, वो हाथ बढ़ाए हैं कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दो नेबर्स हैं, जो कुछ पास में है वो रहेगा हमारे साथ, आप अपने नेबर्स को तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में ये आवाज जरूर है कि यू नो वी हैव टू सर्व आवर नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे जो डिप्लोमेसी होती है उसके अंदर हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं। अगर हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ चीजें अच्छी हैं तो हमें करनी चाहिए। कुछ सालों से आपने देखा कि पाकिस्तान में जो मईशत के हालात है,
तो वही है बात है कि जब आप माशी तौर पर स्ट्रांग नहीं होते तो दुनिया आपसे काम करवाती है, आप दुनिया को अपनी नहीं सुना सकते ना उनसे मनवा सकते। ऐसा ही कुछ इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात में हुआ है। हमारी इकोनॉमी इस हालात पे नहीं है कि हम लोगों को आंखें दिखाकर बात करें कि नहीं जी हमें तो बात ही नहीं करनी, हमने तो वो कदम ही नहीं उठाना। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर है। अमेरिका में आपने देखा है जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है तो जाहिर है एक वर्ल्ड पोजीशनिंग जरा उनकी अब ग्लोबल पोजीशनिंग अमेरिका की भी डिफरेंट होती नजर आ रही है। इस खत्ते के अंदर सब ये जानते हैं कि अगर एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे इंडिया है, अगर मुस्तकिल यहाँ पर अनरेस्ट रहेगा तो पूरे रीजन में भी अनरेस्ट रहेगा। लिहाजा ये अमेरिका के कहने पर, जिसमें यूएई भी डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें फाइल कर रहा है या हमें बैक ट्रैक डिप्लोमेसी के अंदर लेकर आए हैं, जिसमें हमने ये बर्फ जो है थोड़ी पिघलती नजर आ रही है। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी सुना, उसके बाद आपने मोदी साहब का वो लेटर भी देखा था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए लिखा गया 23 मार्च की मुबारकबाद के लिए। हमारे यहाँ थोड़ी जल्दी हुई, इस हुकूमत ने जल्दी की और जवाब भी दे दिया। और उस जवाब में कहीं पे भी कश्मीर की वो जिक्र नहीं था। हाँ, कश्मीर का वैसे टोटालिटी में जो हम हमेशा जिक्र करते हैं वो था, लेकिन 370 आर्टिकल का जिक्र नहीं था। जब मीडिया ने शोर मचाया और कहा कि है 370 आर्टिकल का कहीं जिक्र नहीं है, वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किए बगैर हम मामला आगे नहीं बढ़ सकते, एंड वी मस्ट लुक इनटू दिस आल्सो। तो तब मुझे लगता है कि हुकूमत थोड़ा जागी। और मुझे ये भी लगता है कि इस हुकूमत की जो भी एडवाइजरी है उनको ये भी भूल गया था कि अभी हमारी आजाद कश्मीर में इंतखाबात भी आने वाले हैं, और उस इंतखाबात से पहले अगर आप ये कदम उठा लेते हैं तो आपको मालूम है कि ये भी एक बड़ा धचका पहुंच सकता है मौजूदा हुक्मरान जमात के लिए। लिहाजा फिर हमने देखा कि काबीना के बाद काबीना में वजीर आजम ने कैटेगोरिकली इसको कहा कि बिल्कुल नहीं, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ईसीसी ने वो ट्रेड का भी फैसला कर लिया था कि हम कॉटन भी लेंगे, हम शुगर भी लेंगे। और तभी सबने ये कहना शुरू किया कि हम तो मतलब बिल्कुल ही सब कुछ भूल कर बैठ गए हैं। कहाँ हमने इतना एक्सट्रीम स्टैंड लिया कि हर फ्राइडे को हमने बाहर निकलना है 2 मिनट के लिए और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करना है, और कहाँ हम जो है वो फौरन शुगर भी लेने को तैयार और कॉटन भी लेने को तैयार। सो ये फिर फैसला प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने काबीना में कहा कि ऐसा नहीं होगा। जहां तक अब मैं कहती हूँ कि बर्फ पिघलने वाली बात है, देखिए इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड आई वुडंट से कि इट्स रॉन्ग इन गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ रिलेशन विद इंडिया एंड वाइस वर्सा। दोनों ममालिक की अपना पास्ट है। बाजवा साहब ने कहा पास्ट को बरी भी कर देना चाहिए, वी लुक फॉरवर्ड, वी मूव फॉरवर्ड। दोनों कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगी। उसमें ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आई थिंक वी शुड वेट एंड सी। इट इज टू सून टू टू जंप टू अ कंक्लूजन कि अब हम हमेशा के दोस्त बन जाएंगे या हम सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऐसे नहीं होते। आहिस्ता 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 बर्फ पिघलती है, शायद पूरी ना भी पिघले, लेकिन वो जो एक वर्किंग रिलेशन है जो कि बिल्कुल नहीं बचा है उसको बनाया जा रहा है, और मैं ये समझती हूँ जाती तौर पर बनाना चाहिए है। पाकिस्तान जाहिर है वी नीड टू ट्रेड, वी नीड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स, वी नीड टू आल्सो इंक्रीज आई थिंक आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स। हम अपने मकसद के लिए ट्रेड करेंगे ना तो ठीक है, कर रहे थे, सो व्हाट। लेकिन हमेशा से इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन के हमने तुम्हारी तरफ देखना नहीं है, बात नहीं करनी, आई थिंक ये किसी भी मुल्क के लिए सही नहीं रहती, स्पेशली इन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। सो आई थिंक इट विल मूव वेरी स्लो। उसकी कुछ फाउंडेशन भी ले की जा रही है, सुना है कि कुछ मैच का भी एक रखा जा रहा है कि शायद मैच भी किया जाएगा इसी साल के आखिर के वक्त या प्रॉब्ली इन द सेकेंड हाफ और सो, कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक मैच भी खेलेंगे ताकि आहिस्ता 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 we can build up on those CBMs. But I think as I say, let's take baby steps, let's see what happens, let's see if India reciprocates, because हम तो हमेशा कदम बढ़ाते हैं, उनके क्या रहता है ये एक बड़ा important सवाल है। लेकिन as I say, we need to build up our relations with our neighbors, working relations. हम लड़के नहीं रह सकते, हमें आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब की इजाजत से मैं जरा सा एक फॉलो अप क्वेश्चन करना चाहूंगा नादिया से बिफोर आई विल स्विच टू डॉक्टर साहब। नादिया देखिए, देयर इज सम प्रॉब्लम कि देखिए अभी कुछ ही दिन पहले आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा साहिबा हमारे रज़ा रूमी के साथ थी अपने उस शो में,
और उन्होंने ये बताया कि जब जनरल कियानी तशरीफ लाए पावर में, तो उस जमाने में एक बहुत बड़े डिप्लोमेट, उन्होंने नाम दिया था, मैं मेरे जहन से मैं नहीं रहा उनका नाम, किसका नाम दिया था, एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने आयशा सिद्दीक़ा साहब को पर्सनली ये बताया कि जनरल कियानी ने उनको बुलाया अपने चेम्बर में या व्हाटएवर अपने ऑफिस में, और उनसे कहा कि देखिए जो मुशर्रफ साहब ने जो कुछ गेन्स किए थे और वो सब हमारे कोर कमांडर एग्रीड नहीं है उसके ऊपर। तो देखिए ये जो चीज़ है कि हमारे बाजवा साहब तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने ऐसी बातें कही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि जब इनका टेन्योर खत्म होगा तो वो उनके कोर कमांडर्स कहेंगे कि नहीं साहब हम तो नहीं मानते, हम तो वो वी आर गोइंग बैक टू द प्रीवियस थिंग। दूसरी चीज ये है कि देखिए जब तक हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, इसने दुनिया को कई जंगों में रखा है सारी दुनिया में, और ये देखा गया है, तारीख बताती है कि जब ये स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो थे, स्ट्रेटेजिक इश्यूज जब उन्होंने रिजॉल्व किए कंट्रीज ने, तो चीजें काफी मेरा ख्याल से नादिया डिस्कनेक्ट हो गई हैं। सो डॉक्टर साहब अगर आप काइंडली इस सवाल को ले लें और आप जरा जवाब दें कि आप देखिए यूरोप में भी एग्जैक्टली यही हुआ ना कि जब उन्होंने अपना इस कोल एंड स्टील का इश्यूज को रिजॉल्व किया, फिर वो कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी, वो टर्न हुई यूरोपियन कम्युनिटी में, वो टर्न हुई यूरोपियन यूनियन में, लेकिन उससे पहले जो था मसले थे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया मिसबा साहब। मैं तो चाहता था कि नादिया से हम और सुने, क्योंकि जितना इजहार वो कर रही थी, खासतौर पर जो इंटरनल डायनामिक्स इस फैसले के थे, खासतौर पर जैसे उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात की, मैं उसके बारे में पहले नहीं सोच रहा था, मुझे इल्म नहीं था। सो ये वो तमाम चीजें हैं जो प्ले आउट करती हैं। लेकिन जो अभी बुनियादी सवाल आपने उठाया है, हम भी बहुत मिसालें देते हैं कि देखिए ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठे हो गए और फ्रांस और इंग्लैंड के जो ताल्लुकात थे वो आपस में बेहतर हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन हम एक बुनियादी चीज भूल जाते हैं कि यूरोप की जितनी मिसालें हमारे सामने हैं, वहां मजहब सियासत में एक फैक्टर नहीं था। इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान में बुनियादी प्रॉब्लम है दोनों तरफ, वो ये है कि सियासी इश्यूज तो हैं, लेकिन उस पाकिस्तान में भी हमने पिछले 30 साल में देखा कि मजहब का तड़का सियासत में लगाया गया, और जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में आए हैं, ये तड़का इंडिया में भी खासी जो जोरों शोर से लग रहा है। और जब आप उस लेंस से चीजों को देखते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल को हल करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिलीजन का ताल्लुक फेथ से होता है, रीजन से नहीं होता। सो ये जो और खास तौर पर हमारे खित्ते में ये जो एक वन अप मैनशिप की गेम है कि जी हम अगर किसी की बात मानेंगे तो शायद हम इन्फीरियर हो जाएंगे, या हम पहल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया था, अगर आप देखें कि इसका बैकग्राउंड क्या था, आप ने इलेक्शन से पहले एक खास तरह का नैरेटिव बनाया नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के अगेंस्ट, जिसमें मोदी का यार और पता नहीं क्या क्या आपने अपने जलसों में नारे लगाए, आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया इस किस्म के ट्रेंड्स बनाने और प्रमोट करने के लिए, और आप ये भूल गए कि कल को जब आप इक्तदार में आ जाएंगे तो आपकी भी तरजीहात जो है वो चेंज होंगी। आपको अपना खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर जब फिर आप इक्तदार में आ गए तो अगेन ऐसे लगा कि आपने वही आपका जो प्री इलेक्शन रेटरिक था आपने उसको छोड़ा नहीं। आप ने ठीक है कि कश्मीर हमारे लिए एक सेंसिटिव इशू है, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की एक तारीखी पोजीशन रही है और उसका इयादा करने में कोई हरज नहीं था, लेकिन आप उस रेटरिक को उस सतह तक ले गए, यूनाइटेड नेशंस तक ले गए, जहां पे आपने कहा कि मोदी तो फाशिस्ट है और मोदी तो ये है और वो है,
और भारत के साथ तो हम कभी ताल्लुकात ठीक नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 रिवोक नहीं होता। तो एकदम जब आपने ये फैसला किया कि नहीं नहीं अब तो हम जो है सीज फायर भी करेंगे और अब हम तिजारत भी करेंगे और कपास भी लेंगे और चीनी भी लेंगे, तो आपने एक तरह से एक फुल टॉस अपने मुखालफीन को दी, जिस पर उन्होंने छक्के मारने शुरू कर दिए। जो काम आप उनके साथ इतना अरसा करते रहे हैं वही काम उन्होंने आपके साथ करना शुरू कर दिया। और हमने बारहा ये देखा है कि ये हुकूमत इसकी गवर्नेंस जो है वो भी सोशल मीडिया के थ्रू होती है और वो एक रिएक्टिव मोड में रहती है हमेशा। सो जब उन्हें इस किस्म का रिएक्शन नजर आया तो फौरन जो है उनको सॉरी करते हुए पीछे हो गए। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पैटर्न है इस हुकूमत का जब से ये हुकूमत में आए हैं कि ये कोई स्टेटमेंट दाग देते हैं, कोई फैसला ले लेते हैं ये सोचे समझे बगैर कि इसकी सोसाइटल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, और जब उस पर रिएक्शन आता है तो फौरन यू टर्न ले लेते हैं और फिर उस यू टर्न को जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक और यू टर्न ले लेते हैं जिसमें पहले अपने फैसले को निगेट कर देते हैं। तो ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी उस कॉज को हर्ट कर रहे हैं। अब अगेन आपने दोबारा जब इस फैसले को वापस लिया तो आपने फिर से वही शर्त लगा दी कि जी नहीं हम तो क्योंकि हमने पहले कह दिया था कि आर्टिकल 370 जब तक वापस नहीं होता तो हम ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे, सो हम तो उसी पोजीशन पर कायम है। इसका मतलब है कि आपने डोर शट कर दिया है दोबारा और उसमें कोई ओपनिंग नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई ट्रेड डेलीगेशन भेजेंगे, आप क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, आप कोई और सकाफती तैफा भेजेंगे, हमेशा आपके मुखालफिन ये कहेंगे कि जी आर्टिकल 370 तो रिवोक नहीं हुआ अभी तक, तो आप ये कैसे कर रहे हैं। और हम सब ये जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इंडिया हमारे साथ एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंपल्शंस वो नहीं है जो हमारी हैं। सो मैं नहीं समझता कि आइंदा कुछ अरसे तक, खास तौर पर जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां है और इवन कल को जब वो इख्तिदार में नहीं होंगे, किसी भी नई आने वाली हुकूमत के लिए आर्टिकल 370 को रिवोक करना मुमकिन नहीं होगा अनलेस के उसमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी जाएं जैसे हम पिछले दिनों में सुनते रहे हैं कि शायद एक किसी हद तक एक ऑटोनॉमी उस खत्ते को दे दी जाए या कोई ऐसे इकदाम लिए जाएं जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी जो है वो मुतमईन हो और पाकिस्तान को भी एक तरह से एक लेवरेज मिले कि वो इसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगले चंद साल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है, जिस हद तक रेटरिक जो है वो इंटेंसिफाई हो गया है दोनों मुल्कों में। नादिया, डू यू हियर अस? आप सुन रही हैं? जी बिल्कुल। आई एम सो सॉरी वी लॉस्ट द कांटेक्ट। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो डॉक्टर साहब कहते थे। प्लीज गो अहेड। आपकी इजाजत से। देखिए जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा ना कि बिल्कुल दोबारा से शट कर दिए डोर्स, ही इज एब्सोल्युटली राइट। जैसे मैंने कहा था ना इब्तिदा में कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है वो इस तरह से नहीं होते कि आप इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ले लें, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉर। आई मीन नन ऑफ द कंट्रीज वुड वांट टू डू दैट, राइट, इन दिस प्रेजेंट एज। तो आप जो है जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, उसमें आप अपनी बात कह जरूर देते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि जाओ हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, कुछ वी नॉट किड्स, दिस इज अ कंट्री बिटवीन कंट्री। मतलब और आपको इस चीज को मेंटेन करना है। अच्छा, जैसे ये यू टर्न की बात करें, क्या हो जाएगा? वी ऑल नो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर। देखिए इंडिया भी चाहता है कि कहीं ना कहीं बर्फ पिघले, इसलिए दे डू नॉट वांट एन एग्रेसिव चाइना। The more the more they are going to deal with us in a like an enemy, the more close we are going to get to China. और आपको मालूम है कि हमारी दोस्ती चाइना से जिस तरह की है, इट्स एन ऑल वेदर फ्रेंडशिप। और ये वो एक चीज है जिसकी वजह से इंडिया भी चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो एक हल्का सा मतलब बातचीत का सिलसिला रहे। शायद इंडिया की रियलाइजेशन ना हो, लेकिन अमेरिका ने ये रियलाइजेशन उनको दिलवाई है। सो और जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि इवन अमेरिका डजंट वांट दैट सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्तकिल एक वॉर लाइक सिचुएशन रहे। फिर वो जिस स्पेक्ट्रम से हमको देखते हैं या जिस प्रिज्म से हमको देखते हैं, उनके लिए आज भी पाकिस्तान में दहशतगर्द है, उनके लिए आज भी पाकिस्तान जो है, जो अफगानिस्तान के प्रिज्म से वो हमको देखते हैं, वो हमें एज पाकिस्तान नहीं देख रहे हैं। स्पेशली दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट लुकिंग लाइक दैट। ये शिकायत भी है, लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट
Yeah, go ahead, please. Go ahead. हैविंग सेड दैट, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब अब क्या करेंगे, मैं तो ये कहती हूँ ना कि जब हमारे ऊपर, जब वो दौर था मुशर्रफ वाला, और जब 9/11 हुआ था उसके बाद ये था ना कि आर यू विद अस और Yes. विदाउट अस और व्हाटएवर। तो अगर ये इस टाइप की कोई चीज हो जाती है तो क्या आपको लगता है खान साहब तब भी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं जी आर्टिकल 370 जब तक नहीं रिवोक होता हमने आगे नहीं बढ़ना? सो इसीलिए बड़ा सोच समझ के आपने बयान देने होते हैं एज द हेड ऑफ द स्टेट। यू कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग and then take it back. देखिए नादिया, देर आर सम स्टफ आई ऑलवेज आर्ग्यू, और मैं आपका सुनना चाहूंगा आप उसे कैसे देखती हैं। देखिए, ये जो मसले हैं कि जो डिप्लोमेसी वाज रन बाय द मिलिट्री पीपल, ये जो है बेसिकली वर्चुअली फ्लॉड आइडिया है दुनिया में, दुनिया भर में, हम उसे जिस तरह से भी समझें। आई मीन टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल बाजवा साहब की एफर्ट्स और उनकी वो जो, और मैं उनकी एफर्ट को मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। ये एक आइडिया, दुनिया इसको अच्छी तरह नहीं देखती कि यूनिफॉर्म पीपल बैठे हों और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। नंबर 2 कि जो जब मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है, और ये बात एक मिलिट्री जनरल ने आपके किसी शो में कही थी पाकिस्तान में किसी में, और मैं उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूँ, एक बहुत सीनियर जनरल ने कहा था ये कि जो मिलिट्री होती है वो स्ट्रेटेजिक इशू को टैक्टिकली रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है, और वो जो है सबसे पहले टैक्टिकल सॉल्यूशंस पे जाती है। नंबर 3 नादिया, कि जो इंडिया है, जो यूएस है, यहाँ पर जब मैं लोगों से बात करता हूँ, हालांकि मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सेस नहीं है कोई बहुत हाई लेवल पे, लेकिन जिस लेवल पर भी एक आम तासुर ये है कि इंडिया को वो लोग एंगेज नहीं करना चाहते अनइम्पॉर्टेंट चीजों में कि वो पाकिस्तान से झगड़े करें, और उनको उन्होंने एक नया रोल दिया हुआ है कि वो चाइना के अगेंस्ट उनकी अमेरिका की और वेस्ट की हेल्प करें। तो इन तीनों चीजों को देखते हुए आप कैसे देखती हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? ये जो आपने पहली बात कही मैं उसके ऊपर कमेंट करना चाहूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स अ फ्लॉड आइडिया with all due respect. I mean, we're not saying that they are incapable of, handling matters, the military. But वो जो रूल, जो एक आपने कहा ना, देखिए जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, जो मिलिट्री माइंडसेट है, वही वाली चीजें हैं जो अभी आपने कहा ना कि टैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड ऑल। पर सिविलियन जो हुकूमतें होती हैं उस जिस तरह से इनको या डिप्लोमेसी को लेकर चला जाता है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीका कार होता है। और दुनिया में शायद सिविलियन हुकूमतों से बात करना डेमोक्रेसी में होता है, और वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में ही जाहिर है आप चीजों का सोल्यूशन भी निकालते हैं, बातचीत के जरिए निकालते हैं, और इसी तरह डिप्लोमेसी के अंदर भी निकालते हैं। सो ऑफ कोर्स द फर्स्ट आइडिया, आई स्टिल फील यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ फ्लॉड आइडिया दैट कोई भी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मिलिट्री लेकर आगे चले। इट हैज टू बी द सिविलियन गवर्नमेंट। और शायद यही हमारे यहाँ एक शिकायत भी रही है। अगर आप अपोजिशन की जमातों को देखें तो उनकी मेन खुसूसन नून लीग की तो शिकायत ही गई थी, जहां से ये सारा डॉन लीग्स का मामला भी शुरू हुआ था। और अभी भी जिसकी थी है नहीं है, पता नहीं क्या है। अव्वल तो वह खत्म ही लगती है, लेकिन आपको पता है पीपल्स पार्टी का सीएसी का इजलास भी है और उसके अंदर वो एक हतमी फैसला भी सुनाएंगे और उसके बाद शायद एक वो बाकायदा अनाउंसमेंट भी होगी। सो हैविंग सेड दैट फैसला क्या होने जा रहा है? नहीं, अभी तो जरा डिली डैली है, लग रहा है कि लटकाया जा रहा है, लेकिन अयान है मजीद क्या है कि पता चल जाएगा। कि वो कहते हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की बड़ी खबर है, वो कहते हैं कि देखिए मामला अभी अटके हुए हैं पीपल्स पार्टी के, और अगर मामला जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं तो वो एक तरफ होकर और स्टैंड लेगी, और नहीं होते तो वो आधा इधर भी रहेगी और आधा इधर भी रहेगी। अब देखते हैं कि उनकी ये बात कितनी सही साबित होती है। सो पीडीएम, मैंने कहा ना, अपोजिशन जमातों ने भी जब ये प्लेटफॉर्म बनाया था उसमें भी यही था ना, सिविलियन सुप्रेसी की बात की थी। उसमें ऑफ कोर्स फॉरेन पॉलिसी आती है, उसमें इसी तरह के सारी मामला आते हैं कि हम सिविलियन गवर्नमेंट जो है हम डिसीजन लें, ना कि मिलिट्री ले। सो फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा जरूरी है
कि से जो है वो मिलिट्री को बेशक रखे, जाहिर है कि वो एक सिक्योरिटी लेवल पे बात कर सकते हैं और अपने जो एनिमीज हैं उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन टारगेट्स को बड़ा अच्छा से जानते हैं, उनकी आप इनपुट जरूर ले सकते हैं, बट इट हैज टू बी ड्रिवन बाय द सिविलियन गवर्नमेंट। एज फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ, आई मीन जाहिर है इल्म नजूम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन चीजें बड़ा चेंज होंगी। देखिए इंडिया के हवाले से अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स की आवाज, ह्यूमन राइट्स वर्जी है, वो पहली मर्तबा आफ्टर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि बड़े प्रोएक्टिवली ली जा रही है, उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है, जिससे इंडिया को मैं समझती हूँ काफी एम्बैरेसमेंट का सामना है। सो इट इज नॉट समथिंग दैट दे कैन जस्ट like get, they have to answer, they have to make things right। और ये जब इतनी बात हुई, आपने देखा सऊदी अरेबिया के साथ क्या हुआ था जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और किस तरह से फिर खामोशी छाई और चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इंडिया की भी मैं समझती हूँ कि ठीक है इकोनॉमिकली, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, इंडिया इज मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल, दे नॉट लाइक पाकिस्तान। अब देखें ना पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से उन्हें वैक्सीन, वो कोवैक्स के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सो इतना इतना उनके अंदर वो, मैं कहूंगी कि वो पावर है, यानी इकोनॉमिकली दे आर स्टिल फार फार बेटर देन ऑल ऑफ अस। लेकिन फिर भी जहां बात आएगी ह्यूमन राइट्स की, वहां पर अमेरिका ने आवाज उठाई है, वहां उनको चीजें बेहतर करनी होंगी। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात, चाहे हमारी, जो आप लोग इनिशियली बात कर रहे थे, मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया था कि आप कह रहे थे शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि अगर जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म होता है उसके बाद जो कोई आते हैं वो उसको कैसे लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझती। हमारा कश्मीर का देखिए, बात कर रहे थे, नॉट नेसेसरली जनरल बाजवा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रहे थे, मोदी की बात कर रहे थे, ठीक है। और वही बात है ना कि जब मोदी का भी टेन्योर खत्म होगा, हो सकता है चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। ये तो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एक स्टैंड है जो कि इस गवर्नमेंट ने लिया है। हमारे कोर इश्यूज रहेंगे, देखिए हमारा कोर इशू कश्मीर है, वो रहेगा जब तक कि वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। हमारा कोर इशू पानी का मसला रहेगा, सियाचिन रहेगा, ये सारे मसाइल रहेंगे हमारे। लेकिन जो बिल्कुल तात्कुल का शिकार है कि जिसमें हमने लाइक 2 न्यूक्लियर पावर्स है, और ये कोई मजाक नहीं होता कि एन आई फॉर एन आई हो, या आप आंखों में आंखें डालकर 2 न्यूक्लियर पावर्स देख रहे हैं, उस चीज को मेरा ख्याल है कि अभी इंटरनेशनली ये देखा जा रहा है कि उसको थोड़ा सा हम टोन डाउन करें और कुछ ऐसे रिलेशन जरूर रखे जाए कि बड़ी चीज ना हो जो हमने पुलवामा में जो इंडिया ने करने की कोशिश की, उस किस्म की बात पे ना पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देना था और ये कह दिया था कि हमने देना है। लेकिन बाद में जाहिर है कि बड़ी बीच में इंटरनेशनल ताकतें भी आई थी और उसके बाद इंडिया को समझाया भी गया था, और फिर जितना नुकसान उनका हुआ है वो तो सबको जानते हैं। वो कोई बात है, वो कुछ भी कहते रहे मीडिया के ऊपर, लेकिन वी हैड अभिनंदन, वी अगेन एज अ जेस्चर वी गेव हिम बैक, बट उसके बाद हमने ये बताया कि हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। सो इसीलिए मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी नेशनल पावर्स है वो नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता ऐसी जंग हो, दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं। तो इसी वजह से कुछ चीजों को बेहतर किया जाएगा, और उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, लेट्स से मोदी की सरकार नहीं रहती, अगली जो भी आती है वो शायद 370 को रिवोक भी कर दे, उसको समझ में भी आए कि हाँ दिस इज नॉट राइट। क्योंकि बहरहाल हम कुछ खुद से तो नहीं कह रहे ना, यूएन की रेजोल्यूशंस तो अपनी जगह मौजूद है यूनाइटेड नेशंस की, या तो ये बात हमारा अपना मौकफ होता, हमारा मौकफ तो नहीं है। दिस इज अ यूएन रेजोल्यूशन, द प्लेबिसाइट हैज टू टेक प्लेस, this the Kashmir issue has to be resolved according to the wish and aspirations of the Kashmiris. मगर यूएन जो चार्टर है जो वो एक तो नॉन बाइंडिंग है, नंबर 2 उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी कंडीशंस हैं कि वो अपनी मिलिट्रीज को विड्रॉ करे। तो ऑफ कोर्स वो तो एक बहुत डिफिकल्ट है, दोनों कंट्री, पाकिस्तान उसे यूज जरूर करता है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान उसको लेके चल सकता है आगे? नहीं, देखिए वही बात है ना, अगर हम चाहें भी कि हम अपनी जो मिलिट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल सियाचिन को देख लीजिए ना, कितना पैसा दोनों अतराफ से खर्च किया जा रहा है। फिर लेट्स फॉरगेट अबाउट द मनी, just see the hardship that the military faces over there, जो हमारे सोल्जर्स वहां पर होते हैं और दोनों अतराफ से होते हैं, उसके लिए भी कोशिश की गई थी। अगर आपको याद हो, जब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब वाजपेयी साहब वाला सारा एपिसोड हुआ था, वो सीबीएम्स हुए थे। लेकिन वही बात है कि एक कंट्री चाहे पाकिस्तान चले डिसाइड कर लेती है, क्यों हम फिर समझेंगे नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो कुछ भी कर सकता है, उसने वहां पर सोल्जर्स रखी हुई है फोर्स अपनी, तो हम अपने बॉर्डर को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सो इट हैज टू बी बोथ वेज।
हम कोई भी कंट्री इन दोनों में से खुद से ये डिसीजन लेके अलग नहीं हो जाएगी, अपनी अपनी कोई जगह खाली नहीं छोड़ेगी. So, they have to sit down on the table. This dialogue has to take place. At least sense should prevail in some matters. वो बड़ा जरूरी है. डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा. अस्यूम कीजिए आप मैं नादिया से भी बाद में यही क्वेश्चन करूँगा. आप एक डिप्लोमेट हैं किसी बड़े कंट्री के, पाकिस्तान के नहीं, किसी भी अदर कंट्री के आप डिप्लोमेट हैं, और आप इंडिया पाकिस्तान को देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे किसी भी वजह से वहाँ पे कोई डायलॉग रिज्यूम हो. तो क्या आपके जहन में सबसे पहला सवाल ये नहीं आएगा कि यार वहां मैं बात किससे करूं? अगर सिविलियन कुछ कहता है तो उसका कुछ हिसाब नहीं है, वो तो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा. अगर कोई जनरल कहता है, जब वो जनरल का टेन्योर खत्म होगा, दूसरा जनरल आगे दूसरी पॉलिसी दे देगा, तो मैं एक बात किससे करूं? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी तरफ आने से पहले जो आपने पहले एक सवाल नादिया से किया था और आपने कहा कि दुनिया ये कहती है कि मिलिट्री को डिप्लोमेटिक मामलात नहीं चलाने चाहिए. अब अगर दुनिया की मिलिट्री उतनी कैपेबल नहीं है जितनी हमारी है, तो अब इसमें कोई कसूर नहीं है. आप बार बार नंबर वन की गर्दान सुनते हैं. खैर, ऑन अ सीरियस नोट, जैसे आप ने कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है, और हमने मतलब ये ठीक है कि मौजूदा जो हालात हैं इंडिया में, उसमें एक खास तरह का रेटरिक है और उसमें ऐसे लगता है कि गुंजाइश बहुत कम है. लेकिन जब गुंजाइश थी तब भी हमारी तरफ ऐसी कमजोरियां थी जिनकी बुनियाद पर हम उन मौकों का फायदा नहीं उठा सके. जब कोशिश की बेनजीर भुट्टो ने अपने पहले दौरे हुकूमत में, तो उन्हें सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया. जब नवाज शरीफ ने अपने पहले दौर में ये कोशिश की तो उन पर भारत में बिजनेसेस होने का और कई और किस्म के इल्जामात लगाए गए. जब नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौर में ये कोशिश की तो हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ ने कैसे उसको तारपीडो किया. जब अपने तीसरे दौर में उन्होंने ये कोशिश की तो हमने देखा कि डॉन लीक्स हो गया, जिसकी बुनियाद कोई भी नहीं थी, लेकिन एक इशू बना दिया गया. और अब हमारी फौज वही बात कर रही है. जब जरदारी ने नो फर्स्ट मूव की स्टेटमेंट दी थी तो हमने देखा कि कैसा तूफान उस पर उठा था. आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब गिलानी हुकूमत में MFN स्टेटस हुकूमत को देने की बातें हो रही थी, तो बज़ाहिर जो पब्लिक पोस्चरिंग थी फौज की वो ये थी कि जी हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इंटरनल मीटिंग्स में जनरल कियानी उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे. तो ये बिल्कुल ठीक है. जहां हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से एक खास तरह की फजा इंडिया में बनी है, पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम रहा है कि जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि एक तो मिलिट्री डोमिनेट करती रही है फॉरेन पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग को, और अगेन उसमें एक चीफ के आने के बाद जब दूसरा चीफ एक चला जाता है दूसरा आ जाता है तो तरजीहात अगेन चेंज हो जाती हैं. दुनिया बिल्कुल ये कहती है और ठीक कहती है कि हम किससे बात करें. अब आज अगर जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, तो क्या उनके बाद आने वाला आर्मी चीफ भी यही व्यू पॉइंट रखेगा? लेकिन मैं कहता हूं कि चले, जो क्रिस्टल बॉल है वो तो किसी के पास नहीं है, कल को क्या होगा किसी को नहीं पता. लेकिन अगर आज ये हुकूमत कह रही है कि हम एक हाइब्रिड रेजीम है और हम एक पेज पर हैं, उसका थियोरेटिकली उस पर चाहे जितने हम एतराज़ात उठाएं कि एक सिविलियन इलेक्टेड जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की डायनामिक्स हैं उसमें अगर ये एक सिचुएशन इस वक्त मौजूद है तो चलें आप उसका फायदा उठा लें, को बातचीत शुरू करें और देखें कि वो कहाँ तक पहुंचती है. क्योंकि एक दिन में तो जैसे नादिया पहले कह रही थी ये सारे मसाइल हल नहीं होने वाले, आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको उन चीज़ों पर पहले बात करनी पड़ेगी जो स्टिकिंग पॉइंट्स नहीं है. लेकिन जो मुझे मसला नजर आता है वो यही है कि आपने वो बेबी स्टेप्स लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में. लेकिन
जो जाती तौर पर मेरे लिए इनकरेजिंग चीज थी वो सीज फायर एग्रीमेंट था, जो इंडिकेशन थी इस बात की कि अगर ये हुकूमतें और एस्टेब्लिशमेंट्स एक फैसला करना चाहें तो वो कर सकती हैं और मीडिया के दबाव के बावजूद वो फैसला कर सकती हैं। सो कल को क्या ऐसा वाकया होता है, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो किस किस्म का रोल अदा करते हैं, ये हमें देखना होगा, उससे हमें किस किस्म की ओपनिंग मिलती है। लेकिन अगर हमारा ये ख्याल है कि हमें पैरिटी मिलेगी, जिस तरह की पैरिटी हम चाहते हैं कि दुनिया ये कहे कि नहीं ये 50% रोल जो है वो इंडिया प्ले करेगा और बाकी ये 50% जो है पाकिस्तान प्ले करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये ठीक है कि ट्रंप के जाने के बाद और बाइडन के सदर बनने के बाद अमेरिका के लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो कश्मीर की सिचुएशन है या इस किस्म के दीगर मामलात हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे हम पहले बात करते रहे हैं कि आप कस्टमरी स्टेटमेंट्स तो देखेंगे जिनका एक दबाव बहरहाल डिप्लोमेसी की दुनिया में होता है, लेकिन क्या वो उस हद तक जाएंगे कि वो इंडिया को ये कहेंगे कि अगर आपने ये ना किया और आपने कश्मीर को ये हैसियत ना दी तो हम आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे? ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होने वाला। नादिया, मैं आपसे थोड़ा सा कमेंट चाहूँगा डॉक्टर साहब के एक पॉइंट पर। मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने नाम लिया सोहरवर्दी साहब का। तो वाकई सोहरवर्दी साहब तो मेरे आजकल अमंग द फेवरेट एनालिस्ट बनते जा रहे हैं। उनकी एनालिसिस सो ग्रेट और जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं, दैट इज जस्ट अमेजिंग। ही इज वेरी टैलेंटेड मैन और आई होप कि वो नया दौर पे आते रहेंगे और इसी तरह से अपने एडवर्स व्यूज देते रहेंगे और हमें हमारा शो भी ज्वाइन करेंगे कभी अगर उनके पास टाइम हो। नादिया, देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो मतलब मैं उनसे तो एग्री करता हूँ हर तरह से। लेकिन आप देखिए, क्या आप ऐसे नहीं देखती कि पाकिस्तान की जो इस वक्त डिप्लोमेसी का डायरेक्शन होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि हम इंडिया से एकदम से अच्छे रिलेशन कर लें या ये कर लें? वो क्या ये नहीं होनी चाहिए कि भाई हम चीज़ों को कूल डाउन रखें, कोई जो कुछ है स्टेटस को जाने दें, बमबारियां बंद ना हो और थोड़ा बहुत तिजारत हो तो होती रहे, उस पर कोई बहुत बड़े बड़े बयान ना आए? और नो ऑफेंस टू यू नादिया, मगर जो मीडिया की बात डॉक्टर साहब ने कही वो तो बड़ा आसान है। वो तो ये लगता है कि फैसले किसने किया है और उससे मीडिया का प्रेशर और वो सब बिल्डअप होता है। तो अगर हम लोग कोई इस वे में मूव करें चीजों को तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? और जरा सा सोच छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ठंड एक तरह से बहने दें थोड़ी। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि कभी कभी आपको अपनी जो फ्लो है उस पर अपने आप को छोड़ देना चाहिए और स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग क्या उस स्टेज पर नहीं है इस वक्त के हम लोग इस तरह की कोई पॉलिसी या क्लोज टू दिस रखें? मे बी आई एम टू नाइव एज पर डिप्लोमेसी इज कंसर्न। नादिया, देखिए जी, कैन यू हियर मी मिस्टर सर? नो आई डू हियर यू। आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। देखिए, मैं शायद आपके सवाल से ये समझी कि आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्टेप्स ना लें और बहने दें हालात की रॉ में और देखिए फिर आगे क्या होता है। लेट मी क्लैरिफाई इट कि नहीं, स्टेप आप जरूर लें, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस जो आ रहे हैं कि एकदम से कि भाई दोस्ती हो जाए और ये हो जाए, बातचीत शुरू कर दें, फिर आप उससे पीछे भी हट रहे हैं 2 दिन के बाद, तो इन सबको छोड़ के एक तरह का स्टेटस को मेंटेन रखें और छोटे छोटे स्टेप्स के मूवीज बनाएं, साथ में क्रिकेट खेलें टाइम टू टाइम और चलने दें इस चीज को। और कोशिश ये करें कि कश्मीर में जो एक्सेसेस हैं उनको किसी तरह से कम किया जाए और फिर टाइम आएगा कि जब लोग जो हैं एक दूसरे को समझने लगेंगे, फिर उसके बाद डिसीजंस लें, बड़े डिसीजंस लें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे शायद बात का अंदाज से लोग ये समझो कि मैं चाहती हूँ कि बस हम बहुत जल्दी दोस्ती हो जाए। नो, आई डोंट मीन दैट।
बिल्कुल सही है कि हमने एक पोजीशन ली हुई है, और सडनली व्हेन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहा कि हमने बरी कर देना है अपने जो पास्ट है, तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं ऐसा क्या हो गया कि अब हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। और वही बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि देखिए, जब सिविलियन गवर्नमेंट्स ने ये कोशिश की तो किसी को कोई हकदारी का सर्टिफिकेट दिया गया, किसी की हुकूमत को कुछ कहा गया, कुछ किया गया हुकूमतों के साथ। इस तरह से नहीं होता। क्योंकि आपको याद होगा कि अगर मैं ये पर्सनली समझती हूँ, आई मे बी टोटली रॉन्ग, लेट्स से एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव सेड दिस, तो मुझे लगता है कि शायद उसके मुखालफिन या जो मुक्तदिर हल्के हैं वो ये कहते और एक बयानिया बन जाता कि ये पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात की है इन्होंने। ये हमारी लिए बड़ी कॉमनैलिटी रही है। जब बात आती है इंडिया के हवाले से या इवन हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, आप देखिए ऐसा लगता है कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, जिसकी भी हुकूमत हो, वो मजाज नहीं है, उसे इजाजत नहीं है कि वो एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कोई भी बात कह सके, जिससे ये गुमान होता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, बिलखुसूस इंडिया के लिए, जैसे कि मुक़्तदर हल्कों से इजाजत लेनी होगी या जो वो कहेंगे वही कहना होगा। अब आ जाते हैं आज की बात पर। जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बात कही तो उसके बाद बहुत से हल्कों में बड़ी मतलब एक यू नो इट क्रिएटेड लॉट ऑफ स्टफ कि ये हुआ है अचानक से, मतलब क्या हम सब भूल जाएं। और सबसे पहले देखें, माजी को तो भूल जाएं, मुझे तो सबसे पहले जो चीज याद आई थी वो 370 ही आई कि हम ये भूल जाएं। और हम कैसे भूल जाएं? अगर हम ये सब कुछ भूल गए तो फिर हम मेरे ख्याल से कश्मीरियों के साथ भी वफा नहीं करेंगे। या तो हम कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, या सडनली हम इतनी दोस्ती कर रहे हैं। तो वही मैं कहूंगी कि एकदम से आपको ड्रास्टिकली इतना 360 या 180 डिग्री टर्न करने की जरूरत नहीं है। जहां से तात्तुल है वहां से आवाज करें। हमारे बहुत सारे कश्मीर के साथ साथ हमारे पानी का बहुत बड़ा मसला है, सर क्रीक का बहुत बड़ा मसला है, इवन वीजा की बहुत मसाइल है, बहुत सारे मसाइल है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता हम पहले उन मसलों की तरफ बात करना शुरू करें। जो एलओसी के ऊपर सीज़फायर, मैं समझती हूँ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छे हुए। देखिए कितना नुकसान हो रहा था, हमारी सिविलियन आबादी को कितना टारगेट किया उन्होंने। तो वहां उन्होंने उसको तो सबसे पहले आपने मेंटेन करना, उसके बाद फिर आप ड्रास्टिकली बिल्कुल चेंज ना करें, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको आप रिजॉल्व करना शुरू करें। ट्रेड आपने कहा हल्का फुल्का कर ले, नहीं मैं कहती हूँ ट्रेड करें, अपने मफाद के लिए करें, उनके मफाद के लिए ना करें। जो भी कंट्री ट्रेड करती है वो अपने एक्सचेकर के ऊपर, अपनी इकोनॉमी के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए बढ़ाती है। हम सिर्फ इंपोर्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो हम किसी और का फायदा करने जा रहे हैं। हमें हमारे पास बहुत कुछ है ना, हम बहुत चीजें बनाते हैं, हम एक टैलेंटेड कंट्री है। और एक्सपोर्ट के हवाले से तो खान साहब कहते भी है ना, हुकूमतों ने बहुत सारे मौके भी दिए हैं। स्टार्ट डूइंग दैट, वो बराबरी की सतह पे फिर ट्रेड भी करे ना। तो हर चीज जो है वो बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। तो मुझे लगेगा कि हाँ, यू नो वी आर समबडी, वी आर दैट नेशन। जो हम कहते हैं, ये नहीं कि किसी के आगे हम बिछ गए हैं। खुसूसन देखिए, ये पब्लिक भी सबसे ज्यादा यही कहती है कि हम इंडिया के आगे बिछ गए। हमें ये नहीं करना है, हमें बराबर की सतह पर अमन करना है, और अमन भी इस तरह से करना है कि जो हमारे मफाद में हो। और ये एक दफा हमें सोच लेना है, सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स के कहने पे वहां नहीं चलते चले जाना, जो उनके मफाद में हो और हमारे मफाद में ना हो। सो वी हैव टू टेक दो स्टैंड्स। डॉक्टर साहब, लास्ट राउंड मैं ज़रा सा आपसे शुरू करना चाहूँगा कि एक और इशू जो है पाकिस्तान का, द सी पैक, क्योंकि बड़ी बात हुई, नादिया ने भी की, आपने भी की, पाकिस्तान की मईशत का, और उससे बड़ा पाकिस्तान के आने वाली मईशत को जोड़ा गया था। और अब ये कहा जाता है कि वो काफ़ी ठप सा कुछ हो गया है, सब चीजें बैठ गई हैं। तो जरा आप अपना कमेंट फरमाएं, फिर हम नादिया से लर्न करेंगे कि एक्चुअली वहां से वो क्या देख रही हैं, उनकी क्या इंफॉर्मेशन है एज पर सी पैक इज कंसर्न। डॉक्टर साहब, देखिए, सी पैक का जो मामला है वो खासा ट्रिकी है। हमें ये बताया गया था कि अगर ये मंसूबे आगे चलते रहे तो ये एक तरह से पाइप ड्रीम है और इसके बाद तमाम मसाइल हल हो जाएंगे।
इस वक्त जो सिचुएशन है मैं उसके बारे में इतना ज्यादा मतलब इंटरनल जो खबर है वो तो मेरे पास नहीं है। मेरी मालूमात का जरिया वो हमारे दोस्त हैं जो इन चीजों को कवर करते हैं, इस पर कमेंट करते रहते हैं, उनसे हमें यही सुनने को मिल रहा है कि काम उस तेजी से नहीं हो रहा जिस तेजी से पहले हो रहा था। अब उसके दो पहलू हो सकते हैं उसको जांचने के। एक तो ये कि जो भी बड़े मंसूबे होते हैं उन पर कभी काम तेज होता है, कभी काम स्लो होता है, फेजेस में काम होता है। दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है वो ये है कि जाहिर है कि चाइना ये मंसूबे लगा रहा है, चाइना उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं जो खर्चा है वो करना पड़ेगा, कोई अपनी मैचिंग एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान तो उस सिचुएशन में नहीं है। हम तो इस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं इस हुकूमत में कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, और करंट अकाउंट की कमी का एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हमने इंपोर्ट्स बंद कर दिए, और जब इंपोर्ट्स बाकी चीजों की बंद होंगी तो जो सी पैक रिलेटेड इंपोर्ट है वो भी बंद हो जाएगी। सो ये एक चीज है। दूसरा, जो इस हुकूमत के क्रिटिक्स इल्जाम लगाते हैं कि ऐसा अमेरिका के कहने पर किया गया है या वेस्टर्न पावर्स के कहने पर किया गया है, मुझे अब मौजूदा सूरत हाल का तो इल्म नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं, जब मैं डीसी में मौजूद था और इन मंसूबों पर शुरू में बातचीत हो रही थी, मैं एक्टिवली इनको कवर कर रहा था, तो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स में, व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग्स में बारहा इस चीज पर बात होती थी, और वो ये कहते थे कि चाइना आपको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और हमने ये देखा है कि चाइना ने इस किस्म के मंसूबे जब श्रीलंका में लगाए या मलेशिया में लगाने की कोशिश की, तो वहां की हुकूमतों ने उसको उस तरह से कबूल नहीं किया, और चाइना ने तो हैम्बनटोटा की जो बंदरगाह थी उस का एक तरह से नुकसान भी उठाया। सो इस वक्त जो पावर पोजीशन है, जो जोकिंग है, जो इंटरनल डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के दरमियान, और आप इसमें शामिल कर लीजिए जो रूसी वजीर खारजा का दौरा था, आप इसी में शामिल कर लीजिए जो अफगानिस्तान के डायनामिक्स हैं और जो एक रीजनल ग्रुप इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि सी पैक को इन आइसोलेशन हम इस वक्त नहीं देख सकते। आई विल नॉट टेक a pessimistic view of the situation कि नहीं ये सारा कुछ जो है ये डिजास्टर था और अब खत्म हो गया। मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इस वक्त चीजें जो हैं वो एक फ्लक्स में है, और हमें ये देखना होगा कि जैसे जो रीजनल डायनामिक्स है वो प्ले आउट होते हैं, तो उस हवाले से सी पैक की क्या शक्ल निकलती है। नादिया, अगर मैं दुनिया का नक्शा देखूं आपके साथ बैठकर, आप चाइना की जरा सा ईस्ट कोस्ट की तरफ नजर दौड़ाइए। वहां क्या है? जापान है ऊपर, फिर ताइवान है नीचे। अब आप थोड़ी देर के लिए अस्यूम कर लीजिए कि ताइवान जो है वो आज से 20 साल के बाद, 30 साल के किसी भी रीजन से वो आजाद हो जाता है। ताइवान की जो आजादी की जो मूवमेंट है, उसके जो टॉक्स, जो जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था ड्यूरिंग माय पीएचडी टाइम, तो वहां पर कुछ जो ताइवानी स्टूडेंट्स होते थे तो वो मुझे लेके जाते थे। उसके अंदर उनकी जो एक मीटिंग होती थी मंथली, वो लोग अपने आप को जापान से रिलेट करते हैं बहुत स्ट्रांगली, चाइना से नहीं करते। हालांकि दे आर मैंड्रिन्स, दे आर, मैंने तो एक बार जोक भी किया था कि आपके ऊपर जापान ने 45 साल हुकूमत, 100 साल हुकूमत की, तो आप जापानी हो गए, तो हम सब अंग्रेज हो गए। इसका मतलब है हमारे ऊपर 100 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। मगर पता है नजर इसके कि वो लोग इसको 100 साल की वजह से नहीं कहते, उनका अपना व्यू है, हम और आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। अब आप बताइए, अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना के लिए तो इट्स अ डेथ। नंबर 2, मलाका स्ट्रेट जो है, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, उन्होंने एक्सरसाइजेस किए कि उसको बंद करने के लिए कितने टाइम में बंद किया जा सकता है। अगर वो ब्लॉकेड वहां कर दिया जाता है तो चाइना के लिए तो वो डेथ है। तो ये जो राउट्स चाइना क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान से,
तो आप ये नहीं देखती कि चाइना हैज टू डू इट, उनकी ये जो है लाइफ एंड डेथ का मामला है, तो चाइना तो करेगा। पाकिस्तान ने हेल्प नहीं की तो वो पाकिस्तान को अबेंडन करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आप कैसे देख रही हैं कि पाकिस्तान में क्या अंडरस्टैंडिंग है इन सारी? मेरे ख्याल से नादिया उनका सिलसिला फिर टूट गया है। आई होप वो फौरन ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि नादिया का व्यू मैं ज़रूर ऐड करूं शो ख़त्म होने से पहले, क्योंकि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक चीज़ को अगर क्लैरिफाई कर दें। ये कमेंट्स में एक आ रहा है कि आपने शायद पहले जो सवाल आप कर रहे थे उसमें आपने ये कहा कि बमबारी होती रहे। मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रहे थे नहीं, मैं बमबारी ना हो मैंने कहा। हाँ, एग्जैक्टली। सो मेरा ख्याल है कि उसको क्लैरिफाई आई नेवर से कि बमबारी होती रहे, मैंने कहा कि बस बमबारियां बंद हो जाएं। That's what I say. No sane person will say that. और यही उम्मीद है इस ceasefire agreement से भी। ceasefire agreement is must there. so डॉक्टर साहब आप जरा मेरे सवाल पे कमेंट शुरू कर दें और मैं इतनी देर में कोशिश करता हूं नादिया को दोबारा लेने की। देखिए, आप जिन ग्लोबल पावर्स की बात कर रहे हैं और जिस इकोनॉमिक कंडीशनैलिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक पावर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं, वो मुल्क हैं जो इस दुनिया में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इस वक्त चाइना और इंडिया में, मुझे याद है कि मैंने कई बरस पहले, अगेन जब मैं डीसी में था, तो यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग अटेंड की थी और वहां पर बार बार यही बात की गई कि आज की दुनिया में जो नई प्रोडक्ट बनती है वो ये सोचकर बनती है कि अगर इंडिया में चल गई और चाइना में चल गई तो इसका मतलब है कि वो चल गई और बाकी दुनिया जो है वो इवेंचुअली फिर उस बैंड वैगन पर चढ़ी जाएगी। ताइवान और चाइना के जो आपस के मसाइल हैं वो अपनी जगह, लेकिन चाइना की एक अहमियत इस वक्त एज एन इकोनॉमिक पावर, एज ए रीजनल पावर दुनिया में बढ़ रही है। और अभी आपने प्रेसिडेंट बाइडेन का जो एक नया प्लान ऑफ एक्शन भी देखा, उसमें भी ये लगता है कि वो चाइना को एज ए कंपेटिटर देख रहे हैं। लेकिन मैं उन नेसेयर से इत्तेफाक नहीं करता, खासतौर पर हमारे मुल्क में, जो ये कहते हैं कि देखिए एक दिन जो चाइनीज इकोनॉमी है वो अमेरिकी इकोनॉमी को टेक ओवर कर लेगी और उसके बाद जो अमेरिका है वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी के साथ और दुनिया की इकोनॉमी के साथ इस तरह टाइड अप है कि जिस दिन अमेरिका बैठेगा उस दिन आधी दुनिया साथ बैठ जाएगी। इसलिए किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि अब अगर आप चाइना और ताइवान के आपस के मामलात की ही बात करें, वो ठीक है उनका आपस में जो भी सियासी इशू है, लेकिन उसकी वजह से जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं उन्होंने चाइना से या ताइवान से या सिंगापुर से या लहदा अपने मामलात आगे चलाना खत्म तो नहीं किए, उनके साथ कारोबार करना खत्म तो नहीं किया। और यही वो बात है जो हम इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि अगर आप ये समझते हैं पाकिस्तान में बैठकर हुकूमत का हिस्सा होते हुए या फौज का हिस्सा होते हुए कि दुनिया भारत के मुकाबले में आप के पलड़े में अपना वजन डालेगी, तो ये नहीं होने वाला। और खास तौर पर जब आप दुनिया से ये कहेंगे कि आप कश्मीर पर हमारा साथ क्यों नहीं देते और आपकी मसला हल करवाएं, तो अब दुनिया ने हमसे पलट कर ये पूछना शुरू कर दिया है कि अगर आप कश्मीर के बारे में इतने कंसर्न हैं तो फिर आप चाइनीज जो उग्र मुस्लिम्स हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं करते। और वहां आकर हमारी एक शीपिश सी कैफियत हो जाती है और हम जो है दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो अगेन, जैसे हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं और उसमें पिक एंड चूज कर रहे हैं, दुनिया भी वो करने के लिए आजाद है। तो इट सीम्स के नादिया इज नॉट कनेक्टेड और हमारे प्रोग्राम का टाइम अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और तो अब ये है कि मेरे ख्याल से वो शायद कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हमजा साहब ने जब भी बताया है कि वो बैक स्टेज पर नहीं है।
तो मेरे ख्याल से वी शुड एंड द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और नादिया का बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज स्पेशल हमें टाइम दिया। ये संडे का दिन उनके लिए बहुत बिजी होता है, फैमिली के साथ उनकी एंगेजमेंट्स होती हैं, तो वो चाहती हैं अपना टाइम फैमिली के साथ गुजारें। तो उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया, एनलाइटन किया। आई विश कि हम उनसे ज़रूर सुनते कि जो सीपैक का इशू है, और लेकिन चलिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कभी और वो हमें ज़रूर अपना टाइम इनायत करें, ताकि हम उनको भी सुन सकें और उनसे व्यू ले सकें कि वहाँ पर पाकिस्तान में जो हो रहा है। इसके साथ ही अगले हफ्ते तक के लिए आप मुझे और डॉक्टर वैस सलीम को इजाज़त दीजिए। फराज दरवेश की कुछ निजी मसरूफियात थी, उनको आना आज मुश्किल हो रहा था। वैसे वो सैटरडे को भी शो करते हैं, तो उनके लिए ज़रा कभी कभी मुश्किल हो जाता है ज्वाइन करना हमारा शो संडे वाला, लेकिन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए हम दोनों को, मुझे और डॉक्टर सलीम को, और अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।